जो लेख मिलते हैं अभिलेख, तो उनके आधार पर वो क्या करते हैं, कुछ जो भी तिथि उनको मिलती है तो फिर उस हिसाब से वो अलग अलग रख लेते हैं, है ना। किसी ने साहित्य के आधार पर अध्ययन करके लिखा है कोई बुक वगैरह। सही आपको दो मिल सकती है, जैसे कि कोई 250 से भी मिल सकता है, जैसे कि कोई किसी बुक में आपको यहाँ 250 से 550 भी मिल सकता है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही डेट आपको याद रखना है। क्योंकि क्या होता है कि जो श्रीगुप्त होते हैं वो पहले इसके संस्थापक होते हैं, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, वो लगभग 319 से शासन करते हैं। तो कुछ लोग वहां से इसका शासनकाल मानते हैं गुप्त साम्राज्य का, और वो श्रीगुप्त और कटोत्कच जो हैं वो क्या करते हैं, कुषाणों के सामंत होते हैं। तो उनका जो जीवन काल है वो कहीं ना कहीं उसको कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए वो वहां से मान लेते हैं ना। तो ये 240 या 250 कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। अब जो गुप्त साम्राज्य है इसकी जो जानकारी है वो हमें तीन आधारों से जो है प्राप्त मिल होती है, या तीन सोर्स भी आप बोल सकते हो कि तीन सोर्सों से हमें क्या होती है, इनकी जानकारियां प्राप्त होती है। जिसमें कि पहला हम देखते हैं साहित्यिक सोर्स, या इन्हीं को बोल देते हैं लिटरेरी सोर्स। ठीक है, लिटरेरी सोर्स। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बाद में आते हैं फॉरेन इन्वेंटर्स, मतलब जो फॉरेन ट्रेवलर होते हैं, यात्रा करते हैं वो, तो उन्हीं को बोल देते हैं हम फॉरेन ट्रेवलर, या इन्हीं को बोल देते हैं विदेशी यात्रा या विदेशी यात्री। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब जो आपके अभिलेख मिलते हैं, स्मारक मिलते हैं, भवन मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि इनसे ही आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें जो है हमारे यहाँ पर मिलती है गुप्त काल की। क्योंकि हम देखते हैं कि पहली बार जो मंदिरों का निर्माण होता है वो गुप्ता एम्पायर के अंतर्गत ही हमें मंदिरों का जो निर्माण है वो देखने को मिलता है। यानी कि पहली बार जो मंदिर बनने की जो कला है वो विकसित कब होती है, गुप्त एम्पायर में या गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। और यहाँ पर जो साहित्यिक सोर्स है, साहित्यिक सोर्सों में जो मिलते हैं हमें, उनके अंतर्गत पहला साक्ष्य लिखिए आप, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, जो देवी चंद्रगुप्तम है इसको विशाख दत्त के द्वारा लिखी जाती है। जैसे हम मौर्य काल पढ़ते हैं तो मौर्य काल में विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है वो क्या करती है, हमें पूरे मौर्य काल की जानकारी उपलब्ध करवाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि गुप्त साम्राज्य की जानकारी कौन उपलब्ध करवाता है, तो उसके अंतर्गत जब हम देखेंगे तो कौन करवाती है, देवी चंद्रगुप्तम। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त की क्या है, करती है ना। अगर विशाख दत्त ने क्योंकि दो पुस्तक लिखी है, एक तो मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्रगुप्तम। अब जो देवी चंद्रगुप्तम है उसमें मिलता क्या है, तो उसकी अगर हम बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम में ये मिलता है कि समुद्रगुप्त के क्या थे, दो पुत्र हुआ करते हैं, एक तो रामगुप्त और एक समुद्रगुप्त। तो जो नहीं, समुद्रगुप्त के तो बेटे ही होते हैं रामगुप्त, है ना। एक तो रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो रामगुप्त होते हैं वो थोड़े कमजोर शासक होते हैं, निर्बल शासक होते हैं। तो वो शकों से हार जाते हैं, है ना। शकों को यहाँ बोला जाता है मल्लेच। तो शकों को जो हारने के दौरान क्या करते हैं, शक उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि भाई आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी जो पत्नी है, उनका पत्नी का नाम होता था ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ भेजना पड़ेगा, किसके यहाँ, शकों के यहाँ। तो रामगुप्त क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसी के देवर होते हैं ध्रुव स्वामिनी के, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको अपन विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जाते हैं और शकों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और ध्रुव स्वामिनी को वापस ले आते हैं। मतलब ध्रुव स्वामिनी जाती नहीं है, उनके बेस में ये जाते हैं, ध्रुव स्वामिनी के बेस में जाते हैं कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके यहाँ, शकों के यहाँ। तो शकों को मारकर ये वापस आ जाते हैं। तो उसका उल्लेख पूरा कहाँ मिलता है हमें, देवी चंद्रगुप्तम में। देवी चंद्रगुप्तम के बाद में यहाँ कालिदास के कुछ जो नाटक हैं, ये भी नाटक ही है एक प्रकार का। इसके बाद में कुछ कालिदास के मिलते हैं, जैसे कि हमारे मेघदूतम है,
इसके अलावा अग्निमित्र का देखा था ना अपन ने, मालविका अग्निमित्रम, उसमें भी गुप्तों के साम्राज्य की जानकारी मिलती है ना। मालविका अग्निमित्रम। इसके अलावा रघुवंशम, और भी है इनकी, अभिज्ञान शाकुंतलम। 3 तो ये हो गई, इधर लिख रहा हूं मैं ना, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद कुमार संभव, एक और रह गई है ऋतु संगाराम, ऋतु संगार। तो ये सारी कृतियां किसकी है? ये 6 जो है ये किसकी है? कालिदास की। 3 तो ये हैं और 3 ही ये हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? उस समय कालिदास के द्वारा लिखी गई है, जिससे भी हमें क्या प्राप्त होती है? गुप्त साम्राज्य की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। ठीक है, 3 तो ये हो गई और 3 ये किनकी है? कालिदास जी की है। अब इसके अलावा एक होती है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिका की बात करें है ना, अभी पुरातात्विक साक्ष्य को अपन बाद में देख लेंगे, पहले साहित्यिक सोर्सों को ही देख रहे हैं ना। मृच्छकटिकम, ये मृच्छकटिकम जो है इनको लिखते हैं सुदरक। सुदरक नाम के एक व्यक्ति होते हैं, तो वो कौन सी लिखते हैं? मृच्छकटिकम लिखते हैं। और मृच्छकटिकम के बाद में एक और है वात्सायन की कामसूत्र। वात्सायन इसके क्या है? लेखक हैं। तो ये तो हमें क्या है? साहित्यिक सोर्स मिलते हैं, क्योंकि जो काम सूत्र है, इस काम सूत्र में बहुत सारे जो नगरीय जीवन किस प्रकार से जिया जाता है उसके बारे में दे रखा था। मतलब उस समय के जो व्यक्ति हैं, जो मानव थे, वो हाई लेवल जो उनका एक तो क्या है जो जीवन था वो काफी आराम से जीते थे, आरामदायक तरीके से जीते थे। और शहरों का जो निर्माण था वो इतना विकास हो चुका था कि लोग मतलब शहरी जो जीवन है, शहरी जीवन देखते हो ना आप, जिनके पास में जो सुख सुविधाएं हैं वो काफी बेहतर तरीके की हो, इस तरह का जो लेके वो किस में मिलता है? कामसूत्रा में मिलता है ना। इंग्लिश वाले अलग नहीं लिखेंगे, इंग्लिश वाले भी क्या करेंगे? रोमन लिपि में ऐसे कैसे ही लिख लेंगे, कामसूत्रा, मृच्छकटिकम, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की। तो यहाँ पुरातात्विक साक्ष्यों की अगर हम बात करते हैं तो जो मंदिर है, मंदिर निर्माण की जो शैली है उसका भी पहली बार विकास हो रहा है। इसके अलावा जो पुराने समय पे जो अभिलेखों की परंपराएं चली आ रही थी, उन अभिलेखों में क्या है, कुछ चीजें जो ऐड होती है वो क्या होती है? गुप्तों के समय होती है। गुप्त साम्राज्य के जो शासक होते हैं उनके द्वारा भी क्या किए जाते हैं? कुछ लेख लिखवाए जाते हैं जो पहले से अभिलेख बने हुए थे, है ना। जैसे कि हम जूनागढ़ अभिलेख को देखते हैं, तो जूनागढ़ अभिलेख बनवाता तो कौन है? रुद्रदामन बनवाता है, जो शक शासक होता है। लेकिन इसमें जो गुप्तों के जो शासक होते हैं, स्कंदगुप्त, उनके भी क्या होते हैं? उसमें लेख लिखे जाते हैं। इसी तरह से जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसको शुरू में जो है अभिलेख जो लिखवाता है वो अशोक लिखवाता है। लेकिन समुद्रगुप्त के ही क्या होते हैं? एक दरबारी कवि होते हैं जिनको कोर्ट पोइट बोलते हैं ना। दरबारी कवि को क्या बोलते हैं? कोर्ट पोइट। तो ये क्या करते हैं? हरिशेन होते हैं। तो हरिशेन समुद्रगुप्त की जो बातें हैं, जो विजय अभियान थे उनके, उन लगभग उन सारी विजयों को क्या करते हैं? वो किसमें गुदवा देते हैं? अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति, इसी को इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है ना। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद है। तो इनके जो है क्या क्या जानकारी हमें मिलती है इनमें, तो यहां पर लिख लीजिए पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य या इन्हीं को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो यहाँ पर जो पहला अगर हम बात करें अभिलेख की,
तो इसमें पहला अभिलेख, क्योंकि इसमें 3 चीजें आती है, एक तो भवन भी इसी में आ जाएंगे, स्मारक भी इसमें आ जाएंगी, मंदिर भी इसमें ही आ जाएंगे। इसके अलावा जो सिक्के हैं वो सारे किस में आते हैं, आपके पुरातात्विक साक्ष्यों में आते हैं। तो पहले हम अभिलेखों में से देखते हैं। तो पहला तो कौन सा है आपका, प्रयाग प्रशस्ति। जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये पहला क्या है, अभिलेख है, जिसमें क्या होता है, किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें, समुद्रगुप्त के बारे में सारी जानकारी जो है किससे प्राप्त होती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, कि भाई उसने कितने युद्ध लड़े हैं, जीते कितने हैं। क्योंकि लगभग जो है समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे युद्ध इसने लड़े हैं, तो ये एक में भी जो है हारा नहीं है, सब में क्या होता है, ये विजय होता है। इसलिए इसको बोल देते हैं भारत का नेपोलियन। ठीक है, कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट तो फिर भी युद्ध हार जाता है, कुछ लड़ाइयाँ हारता है अपने जीवन में, लेकिन ये एक भी लड़ाई जो है नहीं हारते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त। अब हम बात कर रहे हैं अगला, भीतरी अभिलेख। भीतरी, ये स्तंभ अभिलेख है ना, ये भी स्तंभ लेख ही होता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये भी, इसके लिखते कौन है, हरिशेन लिखते हैं ना। इसको अभी अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं किसके टाइम की, समुद्रगुप्त के टाइम की। तो समुद्रगुप्त को जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें प्रयाग प्रशस्ति को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भीतरी जो स्तंभ है, ये भीतरी स्तंभ लेख जो है, ये किसके द्वारा बनवाया जाता है, ये स्कंदगुप्त के समय बनवाया जाता है। स्कंदगुप्त का जब है ना शासन काल होता है, स्कंदगुप्त के टाइम पे। इसके अलावा जो जूनागढ़ लेक है, जूनागढ़ में भी हमें किसका मिलता है, स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख है ना, इसमें भी किसकी जानकारी मिलती है हमें, स्कंदगुप्त की ही मिलती है। अगला जो यहाँ पर कुछ मंदिर बने थे, तो उसमें एक तो तिगवा का विष्णु मंदिर था, क्योंकि इस समय क्या है, गुप्त साम्राज्य के जो शासक है वो भी किसको किस धर्म को मानेंगे, ज्यादातर ब्राह्मण धर्म को ही मानेंगे, वैष्णव धर्म को वो मानते हैं। तो यहाँ पर जो विष्णु की जो मंदिर है वो सबसे पहले क्या हुए हैं, बनना शुरू हुए थे, है ना। मूर्ति की बात करेंगे तो मथुरा कला में कौन सी मूर्ति बनी थी, बौद्ध की मूर्ति। अब भाई मूर्तियां बनने लगी तो धीरे धीरे उनको कहाँ रखा जाएगा, अच्छी जगह रखा जाएगा। तो बाद में जो गुप्त साम्राज्य के जो राजा होते हैं, शासक होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान विष्णु के जो मंदिर हैं उनका निर्माण करवाना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर तिगवा का विष्णु मंदिर, जो तिगवा का विष्णु मंदिर है, ये कहाँ है, आपके जबलपुर में। ठीक है, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है, जबलपुर में। इसके अलावा भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये है आपके सतना में। इसके अलावा अगला लिखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आपका है ललितपुर झांसी। और इसकी एक खासियत है, यह जो मंदिर है इसमें भगवान विष्णु को क्या बताया गया है, शयन या मतलब जो है एक तरह से सोए हुए हैं विष्णु, और उनके ऊपर जो है शेषनाग की जो है आकृति बनी हुई है ना। मतलब विष्णु भगवान का सोते हुए जो है इनमें मूर्ति जो है मिली है, किसमें, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और ये कहाँ है, ललितपुर झांसी में। इसके अलावा कुछ उस समय में जो अजंता है और बाकी जो गुफाएं, उनमें कुछ चित्र भी क्या है, देखने को मिलते हैं, है ना। तो इन गुफाओं में भी क्या है, गुप्तकालीन जो चित्र हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी, एक तो आपके अजंता, ये महाराष्ट्र में ही है ना, अजंता और बाघ की गुफाएं, तो इनमें भी हमें क्या मिलते हैं, गुप्तकालीन चित्र जो है हमें प्राप्त होते हैं, गुप्तकालीन चित्र जो है हमें इसमें प्राप्त होते हैं। अगले हैं सिक्के। तो सिक्कों की अगर बात करें तो यहाँ सिक्के जो है 3 प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सिक्के हैं वो सिक्के हमें कुछ सोने के भी मिलते हैं। तो जो सोने के सिक्के थे उनको बोला जाता था दिनार,
और चांदी के जो सिक्के मिलते हैं उनको बोला जाता है रुपयक या रुपया, नहीं रूपक, रूपक, रुपयक या रूपक जो है चांदी के सिक्कों को बोला जाता था। इसके अलावा तांबे के सिक्के हमें मिलते हैं, तो तांबे के जो सिक्के हैं उनके लिए जो उपयोग किया गया है वो है माशक, माशक। ठीक है, ये तीनों जो प्रकार के जो है सिक्के हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? गुप्त काल के जो साम्राज्य था, और इनका जो साम्राज्य है लगभग उस समय पाटलिपुत्र, मतलब जो कुछ तो बिहार वाला क्षेत्र है, कुछ उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो ये उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो ज़्यादा फेमस होता है इनके लिए। किनके लिए? गुप्तों के लिए। ठीक है, अब वहीं से जो है कहीं ना कहीं बिहार के जो क्षेत्र है उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो गुप्तों के सिक्के मिलते हैं वो राजस्थान का एक जगह है बयाना। ठीक है, बयाना से क्या मिले हैं? बयाना एक जगह है राजस्थान में, तो यहाँ से गुप्त काल के जो सर्वाधिक सिक्के हैं वो क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। उनके आधार पर ही क्या किया गया है? इतिहास की जो जानकारी है वो एकत्रित की गई है ना। बाकी सारे जानकारी जो है सिक्के लगभग जो है ज़्यादातर हमें कहाँ से मिले हैं? बयाना से मिले हैं, गुप्त साम्राज्य के समय के, है ना। बाकी और जगह तो जानकारी मिलती है। अब हम आते हैं किसमें? विदेशी जो यात्री यहाँ पर घूमने आए थे, जो ट्रेवलर्स यहाँ पर आए थे, तो उनके द्वारा भी क्या किए गए हैं? कुछ विदेशी जो हैं उनके द्वारा विवरण तैयार किया गया है। मतलब वो भारत में आए, उन्होंने भारत की स्थिति को देखा और भारत की स्थिति के बारे में क्या किया? उन्होंने बखान किया, उन्होंने उस चीज़ों को क्या किया? बताया। तो यहाँ पर दो विदेशियों के बारे में हम देखते हैं। इन दो विदेशियों में एक तो आते हैं विदेशी यात्री, है ना, उसमें एक तो फाहियान आते हैं। फाहियान जो है वो किसके दरबार में आते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या होते हैं? कौन आते हैं? फाहियान आते हैं। और आपने देखा होगा कि ये मालवा की जलवायु को क्या बोलते हैं? सर्वश्रेष्ठ जलवायु जो है बताते हैं ना। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है तो वो कहाँ की है? मालवा की है, कि जो क्या होती है? ठंड के समय और गर्मी के समय दोनों ही समय क्या होती है? वो समान रूप से बनी रहती है। इसके अलावा वो बताता है कि जो मालवा क्षेत्र के जो लोग हैं वो काफ़ी शांति प्रिय लोग हैं, वो युद्ध वगैरह नहीं करते हैं, वो अच्छा जो कार्य है वो किस में करते हैं? व्यापार में करते हैं, है ना। और इसके अलावा कॉमर्स, यानी कि ट्रेड और कॉमर्स जो है दोनों ही कोई क्या करते हैं? अच्छी तरह से वो करते हैं। मतलब काफ़ी शांति प्रिय लोग जो हैं उनको माना है। क्योंकि आप देखोगे कि मालवा वाला क्षेत्र से ही लगा हुआ है गुजरात वाला क्षेत्र, तो उनमें क्या होता है? कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि सारी जो श्रेणियां हैं जो वस्त्र निर्माण में जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा अपनी भूमिका निभाती थी, तो सारी उधर ही क्या होता है? उनका विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा फाहियान के अलावा हैंसोंग भी क्या करते हैं? थोड़ी जानकारी इनकी प्राप्त करते हैं। जो हैंसोंग होते हैं, हैंसोंग भी क्या करते हैं? गुप्त काल की जो जानकारी है ये प्रदान करते हैं। क्योंकि ये जो कुमार गुप्त होते हैं, कुमार गुप्त क्या करते हैं? एक नालंदा विहार, महाविहार बनवाते हैं, है ना। तो नालंदा महाविहार की जो जानकारी है वो किसके द्वारा मिलती है? हैंसोंग के द्वारा। नालंदा महाविहार, तो इसको कौन बनवाते हैं? कुमार गुप्त बनवाते हैं। क्योंकि जो नालंदा आज यूनिवर्सिटी है बिहार में, उसको कौन निर्माण करवाते हैं? कुमार गुप्त करवाते हैं। तो उसकी जो जानकारी है वो कौन देते हैं? हैंसोंग देते हैं, ना। और ये हैंसोंग आते कब हैं? नहीं, यात्री तो चीनी होते हैं, लेकिन आते कब है मैं ये पूछ रहा हूँ। किसके दरबार में आते हैं? जब अपन आगे पढ़ेंगे ना हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन का शासन काल है वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा विकसित माना जाता है। और आपने देखा होगा हर्षवर्धन के टाइम पे जो कैपिटल है वो चेंज हो जाती है ना। कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र का उतना महत्व नहीं रहता है, और कन्नौज जो है उसको कैपिटल कौन बनवाता है? हर्षवर्धन बनवाता है। और एक कैपिटल होती है उसकी थानेश्वर। दो कैपिटल होती है किसके टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे। तो हर्षवर्धन का लगभग 606 ईस्वी से 645 ईस्वी तक उसका शासन होता है। उसको अपन बाद में पढ़ेंगे जब
गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, यानी गुप्तों के बाद का समय, उसमें अपन पढ़ेंगे हर्षवर्धन को। लेकिन यहाँ पर हम किसको पढ़ेंगे, गुप्तों को ही बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्तों के बारे में जानकारी कौन देता है, हैंसोंग भी देता है कि भाई कुछ देखता होगा यहाँ पर, सर्च करता होगा, क्योंकि विदेशी यात्री आते क्यों थे, विदेशी यात्री आते इसलिए थे कि भाई भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी खोज भी करते थे, छानबीन करते थे, है ना। और आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं चीनी यात्री होते हैं या फिर अन्य जगह के यात्री होते हैं, वो यहाँ की जो जानकारियाँ हैं उसको वहाँ पर ले जाते हैं और उसका इम्प्लीमेंशन करते हैं अच्छी तरह से। तो कहीं ना कहीं वो देश आज बहुत ज़्यादा विकसित भी देखने को मिलते हैं ना। भारत के लोग जो हैं वो दूसरे देशों के बारे में चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन जो भारत की चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान उस समय शायद नहीं दिया होगा ना। बाकी इस समय हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा विख्याता हुए हैं। तो ये तो हमने क्या देख लिया है, विदेशी शासकों के बारे में देख लिया है, मतलब कौन कौन आए थे। ये तो हमने देखा है कि जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से शासक हुए हैं, उन लोगों ने क्या क्या उस समय किया है। ठीक है, तो गुप्तों के बारे में अब अपन जानेंगे। तो इसकी डेट तो मैंने आपको लिखवाई दी थी, तो मैं डेट दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट टू द पॉइंट अपन बात करते हैं। तो यहाँ के जो संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर जो माने जाते हैं, फाउंडर कौन होते हैं, श्रीगुप्त। और ये श्रीगुप्त किसके सामंत रहते हैं, श्रीगुप्त जो होते हैं वो कुषाणों के क्या होते हैं, सामंत होते हैं, फ्यूडल होते हैं। फ्यूडलिज्म होता है सामंतवाद। तो फ्यूडल का मतलब ये है कि जो उस समय भूमि दान देने की जो प्रथा हो गई थी शुरू, तो उस भूमि का जो रख रखाव है वो किसके हाथों में होता था, सामंतों के हाथों में होता था। तो ये क्या होते हैं, स्वतंत्र जो शासन है वो नहीं करते। कौन, कुषाण। अरे भाई गुप्त साम्राज्य के ना राजा, ये तो कुषाणों के अधीन शासन कर रहे हैं, तो उस समय शासन काल किसका चलता है, कुषाणों का चलता रहता है, लेकिन ये सामंत रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, गुप्त साम्राज्य जो है इन्हीं के टाइम से धीरे धीरे क्या होता है, उन्नति करता है, क्योंकि शक्ति किसके पास आ जाती है, धीरे धीरे सामंतों के पास आ जाती है। क्योंकि गांव अगर दान के दान मिल रहे हैं, गांव के गांव, तो बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो किसके पास आएगा, सामंतों के पास। और सामंत अपनी स्थिति को क्या कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, उसको मजबूत बना लेंगे। तो ये जो श्रीगुप्त होते हैं ये क्या है, एक उपाधि लेते हैं महाराज की। महाराज की क्या करते हैं, ये उपाधि या टाइटल जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। कौन, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का जो जीवन था वो क्या है, सामंतवादी जीवन ये जीते हैं। लेकिन इनके बाद में जो आते हैं वो कौन आते हैं, घटोत्कच। इनका जो जीवन है इनका लिख लीजिए ना। श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो लगभग हमें 240 से 280, ठीक है, ये जो है हमें टाइम पीरियड किसका मिलता है, श्रीगुप्त का मिलता है ना। इनके बाद में आते हैं घटोत्कच, इनके ही बेटे होते हैं, किसके, श्रीगुप्त के। तो जो घटोत्कच होते हैं ये लगभग 280 से 319 एडी या ईसवी, यहां तक क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। और कहीं ना कहीं जो शासन करने के दौरान क्या करते हैं, ये घटोत्कच भी उसी तरह से शासन सत्ता को चलाते हैं जिस तरह से उसके पिता चलाते हैं। और इनका भी टाइम पीरियड लगभग कितना हो रहा है, वो 40 साल तक तो वो रहे, और 40 साल के समथिंग ये भी रहते हैं ना। 280 से लगभग 320, एक वर्ष कम में, है ना। मतलब कहीं ना कहीं घटोत्कच भी क्या करते हैं, शासन सत्ता का संचालन है वो किस तरह से करते हैं, अपने पिता की तरह ही करते हैं। ये भी एक उपाधि धारण करते हैं। इनकी उपाधि जो होती है राजाधिराज। ठीक है, ये थोड़ा बड़ी उपाधि लेते थे, है ना। ये महाराज हैं, ये राजाधिराज की लेते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक। श्री महाराज लिखिए इसको ना, श्री महाराज। क्योंकि ये क्या थे, इतने पावरफुल नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करते। अब आप ये देखिए, अगर किसकी
किसी के अंडर में व्यक्ति अगर शासन भी करेगा तो शायद उतनी बेहतर तरीके से शासन सत्ता को नहीं चला पाता, क्योंकि कुषाण क्या थे उस समय थोड़ा मजबूत थे। आप देखो कि हमने देखा था कि कनिष्क का जो शासनकाल है वो कब तक रहता है, 78 ईस्वी तक रहता है ना ऊपर। फिर उसके बाद में हुविष्क आते हैं, है ना। हुविष्क के बाद में भी कहीं ना कहीं जो उत्तर भारत है उनकी गतिविधियां चलती रहती है। उधर हमन ने कौन सा देखा था, सातवाहन वंश देखा था दक्षिण में। तो सातवाहन शासक भी कब तक रहते हैं, लगभग 250 ईसा पूर्व ईस्वी तक क्या करते हैं, वो उनका भी शासन रहता है। तो उसके बाद में कोई भी जो है साम्राज्य में ऐसा नहीं होता है कि शासन सत्ता जो है उसके हाथों में रहे या शक्ति उसके हाथों में रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं क्या होता है, गुप्त साम्राज्य जो है अपना विकास कर लेता है और अपनी शक्ति का विस्तार करने लगते हैं। तो इनके बाद में ही जो आते हैं वो कौन आते हैं, आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ये काफी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं ये लगभग 319 से लेकर, यानी कि इनका जो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं 319 या 320, इसमें क्या करते हैं, ये अपना कोरोनेशन करवाते हैं, राज्य अभिषेक करवाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम क्या करते हैं, इनका जो शासन होता है 319 एडी से 334 ईस्वी या एडी, ये इनका टाइम पीरियड रहता है। और इनको क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संस्थापक। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये कुषाणों से क्या हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, रियल फाउंडर माने जाते हैं, किसके, गुप्त वंश के। ठीक है, इसीलिए कुछ लोग जो हैं साहित्यकार जो होते हैं वो इनका टाइम पीरियड क्या करते हैं, यहाँ से ज़्यादा मानने लगते हैं, क्योंकि दोनों लोग क्या होते हैं, वो कुषाणों के अधीन काम करते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते हैं। तो इस कारण जो है कुछ लोग यहाँ से मानते हैं, कुछ लोग 240 से मानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब ये वास्तविक संस्थापक होते हैं, क्या करते हैं, 319 में क्या करवाते हैं, ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। अब ये राज्याभिषेक जब करवाते हैं, जब गद्दी पे बैठते हैं, तो एक संवत चलाते हैं। उसी संवत को बोला जाता है गुप्त संवत, गुप्त संवत बोला जाता है। कब चला रहे हैं ये, 319 में। जबकि अपन ने देखा था कि जो कनिष्क है, कनिष्क क्या करता है, एक शक संवत चलवाता है। और ये शक संवत कब चलवाता है, 78 ईस्वी में। अब लगभग जो है इसमें कितना डिफरेंस आता है, 241 वर्षों का। ये कब चला रहे हैं, 319 में चला रहे हैं। जबकि 78 ईस्वी में कौन चला रहा है, कनिष्क चला रहा था, शक संवत। तो कभी आपसे पूछा जाए कि शक संवत और विक्रम संवत जो है, अगर उसमें डिफरेंस पूछा जाए कि कितना अंतर है या कितने सालों का अंतर है, तो वो लगभग कितने अंतर है, सॉरी गुप्त संवत, है ना। विक्रम संवत अलग हो जाएगा, यहाँ अपन बात कर रहे हैं गुप्त संवत की, है ना। तो गुप्त संवत कौन चलाते हैं, आपके चंद्रगुप्त प्रथम चलाते हैं। ठीक है, ये याद आया। अब इसके आगे क्या करते हैं, जब चंद्रगुप्त अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं, तो पहले वाले जो शासक होते हैं उनकी ही नीति को क्या करते हैं, ये अनुसरण करते हैं। अनुसरण करना मतलब उसी नीति को क्या करते हैं, अपनाते हैं। जैसे कि हमने देखा था बिंबिसार क्या करता है, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। मौर्य साम्राज्य जब अपन ने पढ़ा था, सॉरी मगध का उत्कर्ष पढ़ा था, तो उस समय बताएं। मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी कि वैवाहिक संबंधों के वैवाहिक संबंध करके क्या करता है, वो अपने क्षेत्रों का विस्तार करता है। तो जो गुप्त साम्राज्य के जो राजा होते हैं, कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, ये क्या करते हैं, लिच्छवी जो उस समय गणतंत्र हुआ करता था, गणराज्य हुआ करता था, तो वहां की एक रानी होती है कुमार देवी। तो कुमार देवी से ये क्या करता है, विवाह करते हैं। और उस विवाह का हमें जो जानकारी मिलती है, तो उस समय क्या करते थे, कुछ सिक्के जो चलवाए थे इन्होंने, तो उस सिक्कों पर क्या किया था, अपनी तस्वीर और कुमार देवी की तस्वीर, दोनों की तस्वीर क्या है, माला पहनाते हुए सिक्का जो है हमें मिलता है। सोने के सिक्के जो है उस समय ये चलवाते हैं, उस सिक्के को बोला जाता है विवाह प्रकार का सिक्का। समझ पाए, क्या करते हैं ये, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। वैवाहिक संबंधों के द्वारा क्या कर रहे हैं, अपने साम्राज्य का
विस्तार कर रहे हैं। और विवाह किससे किया था? लिच्छवी की रानी कौन थी? लिच्छवी गणराज्य की रानी थी कुमार देवी। तो कुमार देवी से क्या किया? विवाह किया। और कुमार देवी से विवाह किया तो अब लिच्छवी पर भी किसका अधिकार हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम का अधिकार हो गया। ठीक है, तो लिच्छवी की जो रानी थी, तो इससे क्या हुआ? उनको लिच्छवी गणराज्य पे उनका अधिकार हो गया। अब ये जो कुमार देवी होती है, कुमार देवी से ही उत्पन्न होते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का जब विवाह होता है तो ये क्या करते हैं? एक विवाह प्रकार का सिक्का जारी करते हैं, है ना, कि भाई हमारा विवाह हुआ है तो उसकी जानकारी तो चले लोगों को। तो विवाह प्रकार का सिक्का क्या करते हैं? ये चलवाते हैं। अब क्या होता है? भाई विवाह प्रकार का सिक्का तो चलवा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो साम्राज्य है, क्योंकि सामंतवाद क्या हो चुके थे उस समय? प्रभावशाली हो गए थे। तो इस कारण क्या हो रहा था? धीरे धीरे जो है इनका साम्राज्य, मतलब ये विस्तार तो कर रहे थे। अब विस्तार कब करेगा राजा? साम्राज्य का विस्तार कब करेगा? जब धन की कमी होगी, है ना, पैसा नहीं होगा, भूमि नहीं होगी अपने पास, तभी तो दूसरे साम्राज्य पर अटैक करेगा। तो इन लोगों ने क्या किए कि भाई अपने यहाँ पर क्या हो रही है? धन की कमी हो रही है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा गुप्त साम्राज्य का जो राजा हुआ जिसने चांदी के सिक्के चलवाए? तो चांदी के सिक्के जो हैं पहली बार जो गुप्त साम्राज्य में कौन चलवाते हैं? यही चलवाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये क्या करते हैं? चांदी का सिक्का भी क्या करते हैं? ये जारी करते हैं, सिल्वर का। क्योंकि भाई समझदार व्यक्ति है, और समझदार व्यक्ति अगर समझदारी नहीं दिखाएगा तो फिर समझदार कहाँ से कहलाएगा? तो जब इसके साम्राज्य में इसको लगा कि यार रेवेन्यू घट रहा है, धन की कमी हो रही है, तो सोने के सिक्कों की जगह हम क्या कर सकते हैं? चांदी का सिक्का भी चला सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है गुप्त साम्राज्य में क्या होते हैं? चांदी के सिक्के जो हैं नहीं चलते, ज्यादातर कौन से चलते हैं? सोने के चलते हैं। लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखकर ये क्या करता है? चांदी का सिक्का भी जारी करता है। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के कौन से होते हैं? सोने के होते हैं। लेकिन चांदी के सिक्के की बात आए तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या करते हैं? सोने का सिक्का जारी, सॉरी, चांदी का सिक्का भी जारी करवाते हैं। क्योंकि जो विवाह प्रकार का सिक्का है, ये कौन सा सिक्का है? गोल्ड का ही है। और इस गोल्ड के सिक्के को आप देखोगे तो दोनों ही क्या है? पति और पत्नी दोनों को ही वरमाला जो डालते हुए उसमें दिखाया गया है ना। सर्च कर करके देखना गुप्त काल के सिक्के, तो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है, पीडीएफ जो है शेयर नहीं हो पा रही कुछ समय टेक्निकल इशू के कारण, तो वो नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, है ना। बाकी आपको सारी चीज़ें यहाँ भी क्लियर में कर सकता था। अब देखिए, अब भाई कुछ उपाधियां भी इसके लिख लीजिए। जैसे कि वो तो क्या थे? एक तो महाराज था और एक श्री महाराज था। अब ये होंगे महाराजा धीराज। ठीक है, पहली उपाधि इनकी रहती है टाइटल। जो पहला टाइटल रहता है वो रहता है इनका महाराजा धीराज। यानी कि राजाओं के ऊपर भी क्या है? एक राजा है ना। तो महाराजा धीराज की उपाधि ये धारण करते हैं। इसके अलावा कुछ उपाधियां और हैं इनकी। ठीक है, एक तो महाराजा धीराज की हो गई। और ये क्या करते हैं? पहली बार, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गए। और ये पाटलिपुत्र जो था, क्योंकि कुषाणों कुषाणों की राजधानी कहाँ बताई थी मैंने आपको? दो बताई थी। एक तो मथुरा बताई थी कुषाणों की, और एक कहाँ बताई थी? तक्षशिला वाला क्षेत्र था ना। तो कुषाणों की क्या थी उस समय? दो राजधानी। तो ये वापस कहाँ लाते हैं राजधानी को? पाटलिपुत्र। ठीक है, इनकी जो राजधानी होती है उस समय पाटलिपुत्र। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का एक नाम मिलता है जो प्रयाग प्रशस्ति अपन पढ़ेंगे, तो उसमें समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? लिच्छवियों का दोहित्र। लिच्छवी का दोहित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई लिच्छवी गणराज्य की क्या थी? एक रानी थी। कौन? कुमार देवी। तो कुमार देवी से क्या हुआ था? समुद्रगुप्त उत्पन्न हुआ था या जन्म लिया था। तो उसको क्या बोला जाता है? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र। और ये किससे जानकारी मिलती है हमें? तो प्रयाग
प्रशस्ति अभिलेख से। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और वायु पुराण में जो इसके बारे में बताया गया है कि इसका साम्राज्य कहाँ तक विस्तार था, किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का। तो वायु पुराण में बताया गया है कि इसका जो साम्राज्य विस्तार था वो पाटलिपुत्र में तो था ही, उसके अलावा वैशाली तक, क्योंकि वैशाली में कौन थे, लिच्छवी थे, है ना। तो वैशाली, और उस समय जो अयोध्या है जिसको उस समय साकेत के नाम से जाना जाता था। तो इतना बड़ा जो साम्राज्य किसका हो गया था, गुप्तों का हो गया था। ठीक है, तो इनका जो साम्राज्य देखते हैं अपन, तो कहाँ तक था, लिच्छवी लिख लीजिए ना। लिच्छवी, पाटलिपुत्र और अयोध्या, या इसी अयोध्या को बोलते थे उस समय साकेत। ठीक है, साकेत तक क्या था, इनका शासन फैल चुका था, किनका, गुप्तों का, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम के समय। तो ये जानकारी जो है हमें किसकी मिलती है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े, बताएं हाँ या ना। क्योंकि इनकी जो राजधानी मिलती है वो राजधानी, सॉरी, जो उपाधि है, उपाधि ये केवल कौन सी लेते हैं, केवल एक ही उपाधि अपन को मिलती है इनकी, महाराजा धीराज की, है ना, और उपाधियां इनकी नहीं मिलती। उपाधियां जो लेंगे ना वो कौन लेंगे, समुद्रगुप्त लेंगे। समुद्रगुप्त इतनी सारी उपाधियां लेते हैं कि आप याद करते करते थक जाओगे, है ना। तो समुद्रगुप्त को और पढ़ लेते हैं अपन। समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त हैं इनका जो टाइम पीरियड रहता है लगभग 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहता है। 335 से 375। ठीक है, कितना साल, कितना टाइम हो गया, हाँ 40 साल। देखो तो, अब 40 साल का जो शासन काल है उसको अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त क्या करता है, भारत के दक्षिण में भी और उत्तर में भी लगभग जो है पूरे भारत को क्या करता है, ये विजय कर लेता है। मतलब विजय का मतलब ये है कि उत्तर भारत को क्या करता है, ये पूरे तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन जो दक्षिण वाले जो राज्य होते हैं उनको क्या करता है, उनसे बोल देता है कि भाई शासन तो आप ही लोग करो, लेकिन मुझे तो क्या कर दो, समय समय पर जो है टैक्स भेजते रहना। क्या बोला इसने, शासन सत्ता जो है उसको क्या करो, आप चलाते रहिए, लेकिन क्या है, जो भी टैक्स बनता है उस टैक्स को 1 महीने की जो पहली तारीख है उसके समय से पहले मुझे क्या कर दीजिए, भेज दिया करें, है ना। ऐसा ये बोलता है, किनसे, दक्षिण वालों से। तो मतलब क्योंकि इसने क्या किया था, उत्तर भारत के राज्यों से भी संबंध बनाकर रखे थे, दक्कन वालों से भी बना के रखे थे, तब जाकर ये दक्षिण भारत में पहुंच पाया था। अगर आप समझिए कि उत्तर भारत से अच्छे रिलीजन बना लेता उनसे, मतलब उनको तो क्या कर लिया इन्होंने, एक एक करके जीत लिया। लेकिन दक्कन वालों की अगर बात आए तो दक्कन वाला एक ऐसा क्षेत्र है कि उसमें से जब हम दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ पर दक्कन वाला क्षेत्र है, तो ये क्या है, बहुत पहाड़ी इलाका है और इसमें जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो वो निकलने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं उत्तर वालों को पता नहीं होता है। तो इसने क्या करी, दक्कन वालों से क्या कर ली, मित्रता कर ली, उनको क्या कर लिया, दोस्त बना लिया। अब दोस्त की सहायता से ही क्या किया, फिर दक्षिण वालों पर अटैक किया, और दक्षिण वालों पर अटैक करके क्या कर दिया कि भाई सत्ता को जो संचालन है वो खुद आप करते रहिए, लेकिन हमें क्या करते रहो, आप केवल टैक्स देते रहो। और कुछ जो है वैवाहिक संबंध भी इसने स्थापित किए थे कुछ जगहों से, है ना। तो अपन बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त की जो जानकारी है वो पहले तो हमें कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है हमें प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से हमें क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। और कुछ ये जैसे कि
ये एक उपाधि लेता है कवि राज की, कवि राज की क्या करता है, ये टाइटल लेता है। इसके अलावा है ना कुछ इनकी जो है उपाधियां लिख लीजिए। इसके अलावा भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया था, लगभग उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को क्या कर लिया था, जीत लिया था, भारत का नेपोलियन। लेकिन इसने क्या किया था, विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया था। क्यों, क्योंकि अगर ये विजित क्षेत्रों को वापस नहीं करता तो कहीं ना कहीं क्या होते थे, दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उस समय, हो सकता है समुद्रगुप्त पर मिलकर उसको भी हरा सकते थे। लेकिन इसने क्या किया, समझदारी का परिचय दिया कि मैं क्या करता हूँ, दक्कन वाला क्षेत्र के जो राजवंश थे उनसे मैं मित्रता कर लेता हूँ और दक्षिण वालों पर क्या करता हूँ, उनकी सहायता से अटैक भी कर सकता हूँ, उनको अपने अधीन भी कर सकता हूँ। लेकिन उनको क्या कर दिया, बाद में स्वतंत्र रहने दिया। ठीक है। इसके अलावा लिच्छवी दोहित्र कहाँ बोला गया है, इसको प्रयाग प्रशस्ति में बोला गया है। लिच्छवी दोहित्र की भी क्या थी, इनकी उपाधि है ना। इसके अलावा परम भागवत, क्योंकि उस समय क्या था, भागवत धर्म में उसका विस्तार हो रहा था, तो एक जो है उपाधि परम भागवत की भी ये धारण करते हैं। परम भागवत, परम भागवत के अलावा है सर्व राजश्वेत, सर्व राज्य सर्व राजो श्वेत। इसके अलावा एक है धरकी बंद, धरकी बंद, और धरकी बंद के अलावा है नहीं, धरकी बंद, हाँ नहीं धरती नहीं है, खा खा खरगोश वाला है ना। ठीक है। हाँ, इसके अलावा है चंद्र प्रकाश और धर्म प्राचीर, चंद्र प्रकाश और एक और है धर्म प्राचीर, धर्म प्राचीर। मतलब धर्म प्राचीर और चंद्र प्रकाश इसलिए बोला गया है कि कहीं ना कहीं जो है उस समय जो है धर्म को भी इसने काफ़ी मतलब जो है बढ़ावा दिया है। और चंद्र प्रकाश का मतलब कि बहुत ज़्यादा इसने जो साम्राज्य विस्तार किया है वो कैसे किया है, अपने बुद्धि से किया है, मतलब शिथिलता के आधार पर, या फिर एक तरह से आप समझिए कि कहीं ना कहीं इसका जो साम्राज्य था वो क्या था, एक बहुत बड़ा था। तो इसने क्या किया, अपनी समझदारी से जो है उन राज्यों को क्या किया था, विजय किया था। तो ये चंद्र प्रकाश की जो है एक उपाधि धारण भी करता है। तो ये तो क्या हो गई, इसकी सारी टाइटल हो गए, कविराज का, भारत नेपोलियन, भारत का नेपोलियन के अलावा लिच्छवी दोहित्र, परम भागवत, सर्व राज्यच्छेद और धरकीबंद और चंद्र प्रकाश और धर्म प्राचीर। इनके अलावा अब बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में, एक और अभिलेख मिलता है, एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख में क्या होता है, ऐसा बताते हैं, एहोल नहीं एरण है ना, एरण अभिलेख जो सागर वाला है, सागर में जो अपन को मतलब सती प्रथा का भी वो साक्ष्य देता है, वो भी गुप्तों के टाइम पे ही था ना। तो ये एरण अभिलेख में एक इनके बारे में बात मिलती है, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, कि जब समुद्रगुप्त खुश होता था तो ये कुबेर बन जाता था। कुबेर मतलब लाखों का दान वैसे ही कर देता था कि ले जाओ पैसा खूब, है ना। लेकिन जब ये नाराज होता था तो ये यमराज के भांति हो जाता था। समझ पा रहे हैं आप, कि खुशी में तो क्या हो गए, कुबेर बन गए, जो मांगे हो वो दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें कि अगर ये नाराज हो जाता था तो ये यमराज के बराबर होता था, प्राण लेने पर भी तुल जाता था। इसलिए ये परशु नाम से भी जो है कहीं ना कहीं इनको प्रसिद्धि मिलती है ना। परशु प्रकार के ये सिक्के भी जारी करवाता है। जब अपन सिक्कों के प्रकार बताएंगे तो ये अलग अलग सिक्के जो हैं, वीणा वादन सिक्के, है ना। इसके अलावा जब ये अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ प्रकार के सिक्के, अलग अलग जो हैं सिक्के जारी करते हैं। तो यहाँ पर दो लेखों के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला एक तो प्रयाग, है ना, और एक एरण। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है पहले इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि
इसमें बहुत सारी जो बातें हैं इसमें मेंशन की हुई है ना। इसी को बोला जाता है इलाहाबाद अभिलेख भी, है ना। और ये इलाहाबाद जो एरण जो सॉरी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये क्या होता है, पहले जो है वो कौशाम्बी में होता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, जब अकबर रहते हैं तो अकबर जब शासनकाल रहता है अकबर का, तो इसको क्या कर लिया जाता है, बाद में मंगवा लिया जाता है। कहाँ पर, पहले ये कहाँ होता है, कौशाम्बी वाले क्षेत्र में, लेकिन बाद में जो प्रयागराज होता है, तो जब अपन मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे ना वहाँ पढ़ेंगे, तो ये अभी जो है वर्तमान में जो स्थिति है ये कहाँ है, प्रयागराज में। पहले कहाँ था, ये कौशाम्बी में था। तो कौशाम्बी से प्रयागराज जो लाते हैं वो कौन लाते हैं, अकबर के बेटे होते हैं जहांगीर, लेकिन शासनकाल किसका होता है उस समय, अकबर का ही होता है। तो उस समय क्या करते हैं, इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये किसका है, समुद्रगुप्त की जानकारी जो है, हेने में तो किसका था, अशोक का था, लेकिन इसमें समुद्रगुप्त के समयकालीन, समुद्रगुप्त के समयकालीन जानकारी क्या करता है, ये प्रदान करता है। और इसी के अलावा इसका जो निर्माण किया था, इस पर जो लेख लिखवाते हैं वो कौन लिखवाते हैं, हरिशेन, ठीक है। जो कि कौन थे, हरिशेन, हरिशेन थे इनके दरबारी कवि, है ना, कोर्ट पोइट इनको बोलते हैं, ठीक है। तो कवि हो सकता है कि भाई इनके कवि थे तो उनको अच्छा संरक्षण दिया हो, इसलिए इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की हो, है ना। अगला है, वर्तमान स्थिति कहाँ है इसकी, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद, इसमें जो है लिपि जो मिलती है अपन को वो ब्राह्मी मिलती है, जबकि भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है, संस्कृत भाषा। और जो लिपि है वो लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी शैली कौन सी शैली में लिखा गया, तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और जब गद्य और पद्य दोनों को मिलाया जाता है तो एक शैली का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं चंपू शैली, ठीक है। गद्य एवं पद्य दोनों में मिलकर लिखा गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चंपू शैली। वैसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, यानी कि पोर्स एंड पोइट दोनों ही में ही क्या किया गया है, इसको लिखा गया है। चंपू शैली कब बनते हैं, जब गद्य और पद्य दोनों एक साथ हो। लगभग इसमें जो है 33 पंक्तियां हैं, और 33 जो पंक्तियां हैं, लगभग जो श्लोकों की संख्या देखें तो 8 है। इसमें जो पंक्तियां मिलती हैं, जो लाइनें मिलती है वो कितनी है, 33 है। जबकि अगर हम बात करें श्लोकों की तो श्लोक कितने मिलते हैं इसमें, 8, ठीक है। चंपू क्या है, शैली है ना। बाकी चीजें तो आपको समझ में आ रही है। संस्कृत क्या है, भाषा है ना। अगला लिखिए, इसमें जो समुद्र की, इसको क्या बोलते हैं, आत्मकथा भी बोल देते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या वर्णन मिलता है, समुद्रगुप्त के जीवन काल के बारे में ज्यादातर जो है जिक्र हमें मिलता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे हम, समुद्र का गुप्त की आत्मकथा, है ना, समुद्रगुप्त की आत्मकथा। अगला लिखिए भाई, इसमें समुद्रगुप्त की क्या है, विजयों का वर्णन है। जो भी विजय अभियान किए थे इसने, विजय अभियानों का उल्लेख, जो दक्षिण वाले भी थे, कुछ उत्तर भारत के भी थे। और इसमें जो है पाटलिपुत्र का जो नाम है, वो पाटलिपुत्र का नाम पुण्य दान मिलता है। जो अभिलेख है, इस अभिलेख में क्या है, जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र का जो नाम है वो क्या मिलता है, पुण्य दान, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाए कि पुण्यदान जो है पाटलिपुत्र का नाम कहाँ से मिलता है, तो आपको क्या बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त का, तो उसमें मिलता है ना। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है उसी के टाइम। या पुण्यदान, या इसको पुण्य नगर कर लीजिए ना, दान नहीं है, पुण्य नगर,
बनाया। देखो मैं बात बता रहा हूँ, पहले का जो अभिलेख था वो तो अशोक का ही था, अभिलेख जो था ये किसका था, अशोक का था। लेकिन इस पे जो कुछ लाइनें हैं वो कौन लिख देते हैं, हरिशेन लिखवाते हैं। हरिशेन कौन थे, उनके दरबारी कवि थे। तो समुद्रगुप्त जो भी जीवन काल में जो भी चीजें कर रहा था तो उसके क्या कर दिया जाता था, उसमें लिखवाया जाता था। किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब कि उसकी प्रशंसा लिखवाई गई है। प्रशस्ति का मतलब कि समुद्रगुप्त की जो है जितनी भी प्रशंसा है जो हरिशेन करते हैं, दरबारी कवियों का काम क्या है, राजा को खुश रखना। और राजा अगर खुश रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो उनकी जितनी भी मतलब जब से उन्होंने सत्ता संभाली तो उनकी बातों को इसमें उल्लेख किया हुआ है। अब इसमें समुद्रगुप्त की जो है राज्यसभा का भी उल्लेख इसमें मिलता है कि समुद्रगुप्त की जो राज्यसभा थी वो कैसे वर्क करती थी। तो इसमें क्या है, समुद्रगुप्त की जो राज्यसभा थी उस राज्यसभा का भी क्या है इसमें उल्लेख मिलता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति में कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है और उस समय किस किस का मतलब जो है इसमें उल्लेख मिलता है। तो लगभग इसमें 5 जो शासक होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले तो अशोक ही हो जाएंगे क्योंकि अशोक का तो क्या था, ये अभिलेख ही था, ठीक है। पहले कौन हो गए, अशोक। अब अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किसके बारे में मिलेगी, समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। समुद्रगुप्त क्या थे उस समय, राजा थे भाई, ठीक है। तो इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके बाद में अपन को जो इसमें जानकारी मिलती है वो अकबर के बारे में मिलती है, क्योंकि अकबर क्या करता है, अकबर के टाइम पीरियड में ही जहांगीर उसको दूसरी जगह पर ले आता है, मतलब इलाहाबाद ले आता है ना, कौशाम्बी से। तो समुद्रगुप्त के अलावा इसमें अकबर की, और अकबर के साथ साथ जो अकबर का एक 9 रत्नों में से एक हुआ करता था बीरबल, ठीक है। तो बीरबल शासक तो नहीं थे लेकिन बीरबल का भी जो है इसमें वर्णन मिलता है। और एक जो है इसके बेटा, अकबर के ही बेटा थे जहांगीर, सेकू बाबा या सलीम, ठीक है। सेकू बाबा या सलीम जो है उनका बचपन का नाम हुआ करता था जहांगीर का ही, ठीक है। तो ये जो है इसमें लगभग जो है 5 लोगों के जो नाम है वो अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ सिक्के भी मिलते हैं, तो सिक्के जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए। एक तो अश्वमेध प्रकार का सिक्का, इसमें तो जगह नहीं बची, मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। जो सिक्के मिलते हैं समुद्रगुप्त के वो कितने प्रकार के मिलते हैं, तो इसमें लगभग जो है 5 प्रकार के जो सिक्के हैं, सॉरी 6 प्रकार के, है ना, 6 प्रकार के जो सिक्के हैं वो मिलते हैं अपन को। पहला जो सिक्का है वो अश्वमेध प्रकार का। अश्वमेध प्रकार का मतलब जब ये अश्वमेध यज्ञ करवाता है तो अश्वमेध प्रकार का क्या करता है, ये सिक्का जारी करवाता है। दूसरा जो सिक्का मिलता है वो धनुर्धारी, धनुर्धारी मतलब इससे ये बताना चाहता था कि जो समुद्रगुप्त था उसको धनुष विद्या का जो है काफी अच्छा नॉलेज था। और ये मतलब जो है इसमें बताना चाहता है कि कोई भी राजा जो है उस समय मेरे मुकाबले धनुष विद्या में आगे नहीं टिक पाता था, ठीक है। इसके बाद लिखिए वीणा वादन। वीणा वादन तो अपन देखते हैं ये कि जितने भी सिक्के मिलते हैं इसके, उस पर कुछ सिक्कों पर क्या है, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो ये वीणा वादन प्रकार का सिक्का कब चलाते हैं, मतलब जो ऐसा मानते हैं कि कवियों को काफी ये प्रेम करते थे और संगीत से भी काफी इनको प्रेम था। तो संगीत में क्या है, वीणों का यूज करते थे। वीणा मतलब वो पहले के जो लोग होते थे वो बड़ा सा होता था एक, तो उसको बजाते थे। तो वीणा बजाते हुए जो है कुछ सिक्कों पर क्या होती है, समुद्रगुप्त की जो है आकृति दिखाई पड़ती है। तो इसलिए जो है वीणा वादन प्रकार का जो सिक्का है उस समय ये चलाते हैं। एक को लिखिए अगला व्याघ्र हनन। व्याघ्र हनन, ये व्याघ्र हनन का जो प्रकार का जो सिक्का है इसमें ऐसा मानते हैं कि जो गंगा है उस गंगा को क्या है एक महिला के रूप में बताया गया है और वो एक उस पे बैठी हुई है मगरमच्छ पर। मगरमच्छ पर जो है गंगा विराजमान है और उसी के आधार पर जो है ये व्याघ्र हनन प्रकार का जो सिक्का है उसको संचालन
करते हैं, मतलब उसको चलाते हैं, जारी करवाते हैं। इसके अलावा एक है परशु। परशु मतलब कि इनको क्या था, जब ये गुस्सा आता था तो ये बिल्कुल किसके तरह हो जाते थे, यमराज की तरह हो जाते थे। परशु के पास में वो होता है ना कुल्हाड़ी। आप देखो पर्शिया का जो नाम है ना वो ऐसे ही नहीं निकला, उस पर्शिया गल्फ को देखना, वो भी बिल्कुल जो कुल्हाड़ी की जो होती है ना ये वाला धार, कुल्हाड़ी कैसे होती है, जैसे मान लीजिए ये तो उसकी वो है, सही बन पा रही है क्या, नहीं बन पा, हाँ कुछ इस प्रकार की होती है भाई ये, ठीक है। तो इस तरह की कुल्हाड़ी होती है। तो ये वाला जो भाग है ना ये बिल्कुल उसका ऐसा ही है। तो पर्सिया या पर्शिया जो गल्फ बोला जाता है ना वो इसी के नाम पे पड़ता है। तो पर्शिया को लेकर कौन घूमते हैं, परशुराम घूमते हैं। और परशुराम को आपने देखा ही होगा, जब सीता जी का विवाह होता है तब जैसे धनुष वो शिव धनुष होता है तो वो टूटता है, तो वो वहां पर आ जाते हैं, बोलते हैं किसने तोड़ा धनुष, बताओ मुझे अभी गर्दन उड़ा देता हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं गुस्सा इनको आता था। तो इनका गुस्सा भी समुद्रगुप्त का गुस्सा कैसा था, परशुराम की तरह ही था। ठीक है, तो ये क्या है, इनको एक परशु जो है सिक्का जारी करवाते हैं। इसके अलावा एक और सिक्का था गरुड़। गरुड़ प्रकार का जो सिक्का चलवाते हैं, वो धर्म उस समय क्या था, वैष्णव धर्म में, और विष्णु भगवान जो है वो काफी फेमस उस समय हो चुके थे। तो गरुड़ जो है उनका वाहन था, किनका, विष्णु का। तो गरुड़ प्रकार का सिक्का भी ये क्या करवाते हैं, जारी करवाते हैं। तो ये कुछ सिक्के जो हैं इनके जारी हुए थे। ठीक है, अब इनके जो अभियान है, उत्तर में अभियान अलग हुए थे, दक्षिण में अभियान अलग हुए थे, लगभग 9 और 13। कितने, 9 और 13। 9 अभियान इन्होंने कहाँ करे थे, उत्तर भारत में, जबकि 13 कहाँ करे हैं, दक्षिण भारत में। तो अब सारे इनके नाम तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप क्या करो, उत्तर में कितने हैं 9 और दक्षिण में कितने हैं 13 अभियान इसने उस समय किए थे अपने शासनकाल में। ठीक है, तो इतना ही जो है समुद्रगुप्त के बारे में हमें मिलती है जानकारी। ठीक है, बाकी जो है हम रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय को, है ना, इसके अलावा कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, है ना, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इसके अंतिम शासक होते हैं, किसके, गुप्त वंश के। तो इनको अपन जो है कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों को तो कुछ पता नहीं, क्या ही पूछे। चलिए भाई आप लोग ही बता दीजिए, समझ में तो आया है ना।